हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक था बैंकिंग। और इसका भी क्लास 5 है जो बहुत यूजफुल है आपके DFCCIL, SSC, RRB या और कोई भी अपकमिंग एग्जाम है आपका, उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ कमी लगती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। तो अभी आपका हमारा जो कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे आरबीआई के फंक्शंस हम देख चुके हैं पहले, और अभी हम देख रहे थे कि आरबीआई कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो उसके बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, LAF, MSF। अभी हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और वीडियो बीच में रुक गया था, तो इसीलिए वीडियो अपना आप ही स्टॉप हो गया था उसके बाद, और मैं उसे आगे नहीं बना पाई। सो इसीलिए अभी मैं यहाँ से ही दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज मैं कल बैंकिंग टॉपिक आपका ख़त्म कर ही देती, बट सिंस वो वीडियो का प्रॉब्लम हो गया, बीच में वीडियो अपना आप वो कट हो गया और आगे का पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने वो वहाँ तक अपलोड कर दिया है और उससे आगे का पार्ट यहाँ अपलोड कर रही हूँ। तो सिंस ओपन मार्केट ऑपरेशन हम पढ़ रहे थे तो इसको हम स्टार्टिंग से ही एक बार देख लेते हैं। देखो गाइस, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, रेपो रेट चाहे पढ़ा हो हमने, चाहे रिवर्स रेपो रेट पढ़ा हो हमने, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं MSF वगैरह, हमने हर चीज़ से ये देखा कि आरबीआई किसी ना किसी तरह से क्रेडिट को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या चीज़ें किसमें देखी थी, चाहे वो रेपो रेट था या रिवर्स रेपो रेट था, इसमें आरबीआई जो था वो डील करता था किसके साथ, आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ। ठीक है, बैंक को लोन चाहिए होता था अगर अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में, तो वो रेपो रेट के थ्रू काम करता था, और अगर आरबीआई को लोन का नीड होता था तो वो रिवर्स रेपो रेट काम करता था। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में, तो अब आपको देख के समझ में आ रहा था कि मार्केट है जिसको ओपन कर दिया गया। दैट मीन्स अब इसमें क्या होगा, पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पब्लिक इन्वॉल्व होने से क्या होता है, सपोज देखो पैसा किसके पास ज़्यादा होता है, मनी कहाँ आता है। एंड ऑफ द डे ऐसा तो नहीं है कि बैंक ने के पास अगर मनी है भी तो बैंक अपने पास रख के बैठ गया उसको, अल्टीमेटली तो पब्लिक के हाथ में होता है ना मनी। तो मनी को पब्लिक कैसे यूज़ करती है उसको ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो इसका बैंकिंग का लेक्चर था उसके एग्जाम्पल में बताया था कि अगर पेन है 5 रुपये का और सबके पास 10-10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और पेन 5 रुपये का और सिर्फ एक पेन अवेलेबल है, तो सब इसको बाय करना चाहेंगे। बहुत स्पेशल पेन है, सिर्फ एक ही पेन बचा है दुनिया में और सबको वही पेन चाहिए, और सब 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो क्या हुआ, इस 5 रुपये की पेन की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। अब सपोज कोई बंदा आ गया 11 लाख का, तो वो 11 लाख में इस पेन को लेके चला जाएगा। तो ताकि इस तरह की कंडीशंस ना हो मार्केट में, ठीक है, ये तो हमारा डिमांड सप्लाई गैप वाला एक सिनेरियो भी आ गया कि डिमांड ज़्यादा थी चीज़ की, सप्लाई कम थी, और इन्फ्लेशन बहुत हद तक उससे उसकी वजह से होता भी है कि आपका डिमांड सप्लाई गैप बढ़ जाता है या फिर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाता है। जैसे अभी आपने देखा प्याज अगर मार्केट में आज सपोज 20 रुपये किलो मिल रही थी, हालांकि बहुत पहले मिलती थी, अब तो पता नहीं, आई गेस शायद नहीं मिलता है। 20 रुपये किलो अगर प्याज मिल रही है और अचानक से वो 120 रुपये किलो हो गई है, ठीक है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी सप्लाई कम हो गई है नीड के हिसाब से, ठीक है, या लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, ठीक है, तो वो 20 किलो की प्याज को खरीदना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर कस्टमर ने देखा, अरे भाई इसके पास ये तो 20 किलो की बहुत आराम से खरीद रहा है, 10-10 किलो लेके जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 30 किलो रेट कर देता हूँ। फिर भी वो इतना लेके जा रहा था, तो वो बढ़ाते बढ़ाते 120 किलो पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी महंगाई इंक्रीज हो गई। तो ऐसी कंडीशंस मार्केट में ना आए, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इन्फ्लेशन जो है ये आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है कितना रहना चाहिए, 4% ±2। दैट इज इसका एक रेंज है 2 से लेके 6% तक, इसके बीच में ही आपका इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है। बट अगर इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं जब लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है और वो कितने भी ज़्यादा अमाउंट पे चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, डिमांड सप्लाई वाला केस अगर नहीं है वहाँ पे, और वो कितने भी अमाउंट पे चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे केस में आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो अब इस सिचुएशन में आरबीआई को आना पड़ता है पिक्चर में, और क्या करता है आरबीआई कोशिश करता है कि वो किसी तरह से पब्लिक से पैसा अपने पास ले ले।
ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आरबीआई के गवर्नर साहब आएंगे और आपको पकड़ के बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारे पास कितने 10 लाख रुपए लाओ मुझे दे दो पैसे, सिर्फ 5 रुपए छोड़ूंगा तुम्हारे पास पेन लेने के लिए। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो इस तरह से नहीं होता है, तो फिर कैसे होगा? अब गवर्नर साहब तो आ नहीं रहे, ठीक है, आपसे पैसा मांगने, या कोई और आरबीआई का एम्प्लॉय भी नहीं आ रहा आपसे पैसा मांगने, तो फिर अब आपका पैसा आरबीआई के पास कैसे जाएगा? ठीक है। और आरबीआई कोई नॉर्मल कमर्शियल बैंक तो है नहीं कि उसने नोटिस निकाल दिया कि भाई पैसा जमा कर जाओ मेरे पास आके और आप जाके उसमें जमा कर आओगे। आप तो अपने ही बैंक में जाके डिपॉजिट करके आओगे ना। और अगर आरबीआई ने नोटिस निकाल भी दिया पैसे डिपॉजिट करने का, तो भाई आप क्यों जमा करके आओगे? आप क्यों, मतलब रीज़न होना चाहिए ना, आप क्यों पैसे डिपॉजिट करोगे? अभी आप डिपॉजिट करते हो ताकि आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है आप लोगों को। बट अगर सपोज ये कंडीशन नहीं है और आपको ये पैसा अपने ही पास रखना है क्योंकि आपको शॉपिंग करनी है इस पैसे से, ठीक है, आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है कि आपको अब ये 10 लाख की शॉपिंग करनी है। सपोज सोचो ऐसा हो जाए कि हम लोग एक महीने में 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, तो अगर ऐसा वाला सिचुएशन आपके साथ हो जा रहा है और इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ रहा है मार्केट में, तो आरबीआई को कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो इस केस में बीच में आता है पिक्चर ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता ना। अगर कमर्शियल बैंक से रेपो या रिवर्स रेपो या एमएसएफ वगैरह कुछ करता भी है आरबीआई, तो भी पब्लिक के हाथ से पैसा कैसे लेगा? पब्लिक के हाथ से पैसा कैसे लेगा आरबीआई? उसके लिए उसने निकाला है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है देखो, वो सुनते हैं। एक सेकेंड, ये मैं इरेज कर दूँ ताकि हमें पूरा कैनवास मिल जाए। देखो क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी इसका कुछ स्कीम था या किसी भी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थी पैसे की ज़रूरत, इसको मनी का नीड था। इसने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करी मार्केट में आके, ठीक है। कुछ कमर्शियल बैंक्स ने खरीदी, कुछ आरबीआई ने खरीदी। आरबीआई तो खैर बाद में ले लेता है जितना भी बचता है, पहले कमर्शियल बैंक ने ले ली और बाकी कुछ पब्लिक भी खरीदती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बताया था एक पेपर होता है, जैसा आपका एक कागज़ का नोट होता है, बस उसकी वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि उसको आपका वहाँ लिखा होता है मैं आपको ये इतना इतना पैसा अदा करने का वचन देता हूँ और नीचे साइन रहते हैं, इसीलिए रुपए की वैल्यू होती है। तो सेम यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या स्टैंप रहता है, तो इसीलिए इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू होती है। अब गवर्नमेंट को जितना भी नीड का रिक्वायरमेंट है वो उतने अमाउंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाती है, ठीक है। अब ये है 10 लाख की, ठीक है। अब मैंने ये, अब सपोज पब्लिक ने 10 लाख का खरीद लिया, लेकिन क्यों खरीदेगा पब्लिक 10 लाख रुपए से, क्यों खरीदेगा गवर्नमेंट से? देखो क्या होता है कि ये इसीलिए खरीद रहा है गवर्नमेंट यहाँ से कि गवर्नमेंट इसमें कहती है कि आप मुझे यही पेपर, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये आप मुझे 10 साल बाद वापस कर देना, इस पर मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दे दूंगा। तो लोगों को लगता है कि अच्छा भाई, अगर मैं अपना कमर्शियल बैंक उसका जहाँ भी वो सेविंग कर रहा था उसमें अगर मैं अपना सबमिट करता हूँ तो वहाँ तो मुझे 2% का इंटरेस्ट दे रहे हैं या 1% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मैं इससे अच्छा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की है तो इसमें कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड भी नहीं होगा। तो इसीलिए वो 10 लाख रुपए अपना गवर्नमेंट को दे देते हैं और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। आ गया पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो क्या होता है, अब आती है 2 कंडीशंस। पहली एक कंडीशन आ गई कि पब्लिक के पास मनी जो है वो कम हो गया, ठीक है। जैसे अभी कोविड के टाइम पर हुआ, लोग के पास पैसा ही नहीं है कि वो घर बनाएं या कुछ सामान खरीदें, पूरी इकोनॉमी रुक गई एक तरह से। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, लोन्स देने शुरू किए, सस्ते लोन दिए बैंक्स ने, आरबीआई ने रेगुलेशन किया, सस्ते लोन्स दिए गए, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन दिए गए ताकि वो लोग अपना काम शुरू करें। तो लोग के पास पैसा कम हो गया। या फिर एक चीज़ हो सकता है कि पब्लिक डोमेन में मनी बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो फिर आपका वही इन्फ्लेशन वाला केस जो मैंने बताया। अब सपोज लोगों के पास पैसा कम हो गया, तो अब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा? ऐसा तो नहीं आरबीआई आएगा और मार्केट में आपकी ये चांदनी चौक मार्केट में आके पैसे ऊपर से फेंक के चला जाएगा आरबीआई के गवर्नर साहब, ऐसा नहीं होगा ना। क्या करेगा, आरबीआई निकालेगा एक नोटिस या कुछ भी इस तरह का एक अनाउंसमेंट करेगा आरबीआई, और क्या बोलेगा वो लोगों से कि भाई देखो, अगर किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है
ठीक है, जो 10 लाख की थी जिसपे उसको सरकार 10% का इंटरेस्ट दे रही थी, वो आप मुझे सेल कर दो, मुझे बेच दो आज। आपको तो 10 साल के बाद मिलेगा ना इंटरेस्ट, और मुझसे आप आज ही अपना 10 लाख रुपए 10% के इंटरेस्ट पर ले जाओ या 12% के इंटरेस्ट पर ले जाओ। यहाँ पर बंदे को मिल रहा था 10% इंटरेस्ट, अब कितना मिल रहा है? 12% इंटरेस्ट। यहाँ सपोज बंदे को मिलता 10,10,000, ठीक है, अब यहाँ मिल रहा है 10,12,000। हालांकि 10% 10 साल के लिए अलग वैल्यू आएगा, मैं सिर्फ शॉर्टकट में ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे इसलिए इस तरह सेव कर रही हूँ। अब यहाँ मिल रहा है 10,12,000। उसने देखा भाई इसके लिए तो मुझे वैसे भी 10 साल बाद इतना पैसा मिलेगा और ये मुझे आज ही के डेट में इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। या अगर इंटरेस्ट का रेट वो नहीं भी बढ़ाता है, 10% पर देता है, तो भी क्या फ़ायदा है उसको। देखो आज ही उसको 10,10,000 मिल जाएगा, ठीक है, और वो इस पैसे को फिर कहीं और ले जाके इन्वेस्ट कर सकता है, और इसके लिए उसको 10 साल का वेट करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, ये जो पब्लिक थी, सपोज ए इंडिविजुअल था, ये क्या करेगा, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को सेल कर देगा, ठीक है, और आरबीआई इसको 10 लाख रुपए दे देगी। अब इस बंदे के पास 10 लाख रुपए आ गया, ठीक है। इस 10 लाख रुपए को या तो ये बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। कंस्ट्रक्शन करवाएगा तो लोगों को बिजनेस मिलेगा, लेबर उसमें लगता है, इंटीरियर्स वाले लगते हैं, या और भी कुछ बहुत तरह से जो भी कंस्ट्रक्शन में चीज़ें यूज़ होती हैं, लोगों के पास पैसा जाएगा, फिर वो उस पैसे को कहीं और यूज़ करेंगे, फूड खरीदेंगे। हो सकता है बंदा 10 लाख रुपए लेके कहीं ट्रैवल करने चला जाए, ठीक है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को सपोर्ट मिलेगा, वो सेक्टर ग्रो करेगा। तो एंड ऑफ द ये 10 लाख को कहीं भी खर्च करेगा तो गवर्नमेंट को फ़ायदा ही होगा। अगर ये इस 10 लाख को सपोज बैंक में भी जाके जमा कर देता है ना, तो क्या फ़ायदा होगा, बैंक फिर इस पैसे को लोन में घुमा सकता है, आगे लोन के फॉर्म में पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बैंक, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद के पब्लिक के हाथ में पैसा दे दिया, जिससे वो यूज़ करने, और आपका इकोनॉमी जो है, जो रुक गया था, कुछ काम नहीं हो रहा था, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया और दोबारा से वो चलने लगा आपका इकोनॉमी। तो इस तरह से अगर आपका मार्केट में पैसा ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, तो आरबीआई ने क्या करा, पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लिया और उसको बदले में पैसे दे दिए, और इस पैसे से आपकी इकोनॉमी दोबारा स्टार्ट हो गई। ये तो हो गया कौन सा केस, जब आपका पैसा मार्केट में कम हो गया था। अब हम चलते हैं अपना दूसरा केस की तरफ। दूसरा केस क्या है कि आपका मार्केट में हो गया पैसा ज़्यादा, ठीक है। जब आपके मार्केट में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, उस केस में आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास पड़ी है वो उन्हें लेकर आएगा। अब सपोज एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, और इसका ये 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलना था आरबीआई को, जो कि 10 साल बाद मिलना था, ठीक है। और अब ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई अपना सेल करने निकलती है तो पब्लिक को बोलती है, भाई ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये 10 लाख रुपए की है, इस पर आपको 10 साल बाद 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप क्या करो, आप इसको अभी मुझसे खरीद लो 10 लाख में, और 10 साल बाद जो इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक को क्या दिख रहा है यहाँ पर कि उसको 10% का इंटरेस्ट मिल जाएगा 10 साल बाद, और इसके पास 10 लाख रुपए तो वैसे ही बहुत फालतू के एक्स्ट्रा पड़े थे जिनसे पेन खरीद रहा था पब्लिक। अब क्या करेगा, गवर्नमेंट सोचेगा, ये पब्लिक सोचेगी, चल यार पेन का क्या है, 5 रुपये का है, बाद में जब पैसे कम हो जाएंगे इसके तब मैं खरीद लूँगा, जाके मैं 10 लाख रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता हूँ, जिससे मुझे 10 साल बाद 10% का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। या कई बार आरबीआई क्या कर सकता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर सकता है ताकि लोग इसको खरीद लें, ठीक है। जिस भी तरह से आरबीआई अपना कैलकुलेट करके देगा, या हो सकता है वो इंटरेस्ट ज़्यादा दे उसको, जैसे भी आरबीआई का सिस्टम रहेगा वो उस तरह से कैलकुलेट करके इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक डोमेन में ले आएगा, ठीक है। अब वो लोग जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा था वो क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ठीक है, 10 लाख में। अब इस तरह से क्या हुआ, ये 10 लाख रुपीज़ किसके पास चला गया, आरबीआई के पास, और पब्लिक के पास क्या आ गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, और ये 10 लाख रुपए कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। तो एक तरह से ये अगर आपकी एक मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पर आपके 10 लाख और 5 रुपये थे एक्स्ट्रा, तो ये 10 लाख रुपए मार्केट से चले गए, आरबीआई के पास चले गए, ठीक है, और मार्केट में कितने रह गए, 5 रुपये। तो दोबारा से पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपये आ जाएगी, है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि किस तरह से आरबीआई ने पैसा ले लिया मार्केट से,
जब आपके पास मार्केट में पैसा ज़्यादा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हेल्प से, और किस तरह से आरबीआई ने लोगों को पैसा दे दिया उस केस में जब लोगों के पास मनी की कमी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हेल्प से। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से पब्लिक के पास क्रेडिट कंट्रोल करती है, पब्लिक का क्रेडिट कंट्रोल करती है, पैसे उनसे लेना और सब जमा कर अपने पास लेना, या फिर कभी मार्केट में उसको इंजेक्ट करना है पैसे तो वो इंजेक्ट करना। जिस तरह से पब्लिक का क्रेडिट कंट्रोल करती है इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और इसको भी आप लोग सॉरी इस चीज़ को समझ आ गया होगा। आपको रटना नहीं है, समझना है कि क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई करता है क्या, पब्लिक का क्रेडिट कंट्रोल करता है कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हेल्प से, और इसको क्या बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेथड। लेकिन क्वालिटेटिव मेथड में जाने से पहले ना दो न्यू मेथड्स हैं जो अभी गवर्नमेंट ने आरबीआई ने अभी दो न्यू मेथड्स लाए थे। अब वो मेथड क्या थे मैं एक मिनट आपको बता देती हूँ, 1 मिनट का है, मैं इसको वीडियो को पॉज करके मैं तभी आपको इरेज करके ना कैनवास फिर बताती हूँ। चलिए गाइस, अब हम ये दो न्यू मेथड्स देखते हैं जो अभी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट कंट्रोल को और अच्छी तरह से करने के लिए। देखिए गाइस, एलटीआरओ क्या होता है, एलटीआरओ इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। देखो रेपो इज द वही रेपो रेट वाला सीन। अब आपको अगर याद हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में जो आपके बैंक, जो आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन ले सकते थे, मैंने आपको बताया था कि आपके कमर्शियल बैंक जो लोन लेते हैं आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में, वो किस चीज़ के थ्रू होता है, आपका रेपो रेट के थ्रू। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा रेपो रेट क्या होता है, उसकी ही डेफिनेशन को मैंने उल्टा कर दिया है। दूसरा एक पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि ये बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये जो रेपो रेट वाला होता है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है। इतना शॉर्ट होता है, ये 1 to 15 डेज का सेट होता है। ठीक है, तो इस लॉन्ग टर्म वाले में क्या किया आरबीआई ने, अब क्या होता था ना यार, देखो 15 दिन के लिए अगर वो लोन लेके गया भी है ना बैंक, तो वो उतनी अच्छी तरह से अपने कस्टमर्स में लोन के फॉर्म में नहीं उसको रोटेट कर पाता था। क्योंकि देखो कोई कस्टमर है, सपोज कस्टमर ए है, इसको आज पैसे की ज़रूरत है 15 लाख की, तो बहुत रेयर सिचुएशन होगा, कोई बिजनेस वाला बंदा होगा या किसी का कहीं पैसा अटक रहा होगा, तभी पॉसिबल है कि वो 15 दिन में लाके उस पैसे को लोन पर ले जाए और वापस कर जाए। अदरवाइज तो एक जनरल कॉमन पर्सन, अगर पर्सन ए लोन लेता है तो वो उसको इंस्टॉलमेंट में ही पे करता है, और वो 10 साल में ही जाके पे कर पाता है, 10-15 साल जितना भी उसका है सोर्स ऑफ इनकम, उसके हिसाब से 4-5 साल लग जाएंगे जो भी है। बट 15 दिन में पे करना इज बिट डिफिकल्ट फॉर एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट इफ यू आर फ्रॉम दैट बिजनेस सेक्टर और समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपका बैंक है वो काफ़ी हद तक कॉन्स्ट्रेन हो जाता है सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को ही ये वाला लोन देने के लिए। तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसमें सेम वही जो आप जिस तरह रेपो में आप लोग काम, जिसमें रेपो में जिस तरह काम करता था बैंक, लोन लेता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में, सेम वही चीज़ रहेगी बिल्कुल। सिर्फ क्या फ़र्क होगा, इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, लॉन्ग है, आप इसी से समझ जाओ, रेपो ही ऑपरेशन है बट लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। तो ड्यूरेशन कितना होता है, ये आपका 1 to 3 ईयर्स तक हो जाता है। ठीक है, अब 1 से 3 साल में क्या, अगर ये बंदा, ये ऐसा कोई बंदा लोन लेकर गया जो 10-15 साल में वापस करेगा, बट 3 साल में बैंक के पास काफ़ी अपना टाइम मिल जाता है बैंक को अपनी चीज़ें बाकी रोटेट करने के लिए कि वो ये पैसा वापस कर सके। अगर ये बंदा 10-15 साल में भी वापस कर रहा है तो बाकी और भी कस्टमर्स होते हैं, उनका लोन वोन आता है, उस तरह से वो मैनेज कर लेता है बैंक। ठीक है, बट 15 दिन में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए बैंक को 15 दिन वाला लोन नहीं देते थे आगे। बट 1 से 3 साल का है अगर सिनारियो, तो इस केस में ज़्यादा कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले आते थे, क्योंकि 3 साल में उनके लिए भी रीपे करना ना, लोन को रीपे करना उनके लिए इजी हो जाता था और उनको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉस नहीं करनी पड़ती थी। ओके,
दूसरा एक मेथड जो आरबीआई ने निकाला कमर्शियल बैंक्स को पैसा देने के लिए, देखो ये सारे मेथड्स क्यों है, रेपो रेट है या एलटीआर है, ये सेम वही पब्लिक डोमेन में जैसे आपका मनी जा रहा था, अगर वहाँ पे मनी कम हो गया है तो वहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन था, या मनी ज़्यादा है तो उनसे पैसा खींचने का तरीका, तो सेम अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी नहीं है, ठीक है, मनी डिक्रीज हो गया है, तो वो आरबीआई से इन सारे मेथड्स के थ्रू पैसा ले सकता है, आरबीआई उनका कंट्रोल करता है क्रेडिट। और सिमिलरली अगर मनी ज़्यादा हो गया है तो आरबीआई रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई इनसे पैसा ले भी सकता है, या फिर सीआरआर बढ़ा देगा, या इस तरह से कुछ चीज़ें कर देगा, ठीक है। तो ऑल दीज आर द क्रेडिट कंट्रोल मेथड फॉर द कमर्शियल बैंक्स। अदर वन इज द फॉरेक्स स्वैप। अब सपोज कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, इसके पास क्या है, रुपी जो है वो खत्म हो गया है। मार्क माई वर्ड्स हियर, आई डोंट यूज द वर्ड मनी हियर, ओके, हियर आई यूज द वर्ड रुपी, ठीक है। वाई आई यूज द वर्ड रुपी, क्योंकि देखो मनी इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर रुपी, डॉलर, एवरीथिंग इज द मनी। बट लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स स्वैप में ना, तो क्या होता है, किसी कमर्शियल बैंक के पास रुपी जो आपका इंडियन करेंसी है वो कम हो गया है, ठीक है, बट उसके पास स्टॉक में डॉलर रखा है। बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, देखो ऐसे पॉसिबल है, अब सपोज आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और वहाँ पे आपने अपना एक्सचेंज कराया और आपके पास डॉलर है, आपको वापस मौका नहीं मिला एक्सचेंज कराने का, आप इंडिया आ गए वापस, ठीक है। अब यहाँ इंडिया आने के बाद आप क्या करोगे उस डॉलर का, इंडिया में तो चलेगा नहीं, और अपने पास कितना, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का डॉलर है, आप घूमने गए थे और 1 लाख रुपए आपने कन्वर्ट कराए, जो आपके सारे खर्च नहीं हुए, आपने 2 लाख कन्वर्ट कराए और आपके सब नहीं खर्च हुए, 1 लाख बच गया। अब 1 लाख रुपए का आप लॉस तो नहीं करोगे, 1 लाख का लॉस तो करोगे नहीं ना। तो जब 1 लाख का लॉस नहीं करोगे तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, अपना इसको पैसे को कन्वर्ट करा लेते हो रुपी में, ठीक है। और रुपी में कन्वर्ट कई लोग क्या करते हैं, बैंक के थ्रू कराते हैं कन्वर्ट, बैंक गए अपना वहाँ पे अपना डॉलर जमा किया और बदले में जितना भी उनका कन्वर्जन रेट था उसके अकॉर्डिंग उसने रुपी ले लिया आपके इंडिविजुअल ने। अब इसमें क्या हुआ, कमर्शियल बैंक के पास डॉलर आ गया और उसके पास से जो रुपी है वो कस्टमर के पास चला गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में आरबीआई ने निकाला फॉरेक्स स्वैप का मेथड। फॉरेक्स स्वैप में आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से, ठीक है, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक हैं इनसे जो डॉलर है वो ले लेता है और बदले में क्या करता है, आपको रुपी दे देता है, ठीक है। डॉलर ले लेता है, डॉलर है या कोई और करेंसी है, आई एम हियर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डॉलर बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड वन। सो आपका डॉलर लेके रुपी उस पर्सन को वो दे देता है, सॉरी नॉट द पर्सन, द कमर्शियल बैंक को रुपी दे देता है आरबीआई। एंड इस तरह से क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास जो रुपी कम हो गया था वो दोबारा से उसके पास इंक्रीज कर जाता है रुपी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्यों, क्या ज़रूरत है रुपी को, मतलब नहीं है कमर्शियल बैंक के पास तो क्या हो गया। देखो भाई, अगर आप तो आपका इंडियन करेंसी में ही पैसे चाहिए ना, डॉलर को लेके आप करोगे क्या इंडिया में, डॉलर अगर आप ले भी लोगे इंडिया में तो उसका करोगे क्या, इसीलिए आपको तो आपका इंडियन करेंसी में चाहिए। या फिर कोई पर्सन अगर लोन लेकर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको तो इंडियन करेंसी में चाहिए ना, क्योंकि उसको इंडिया में काम कराना है। इसीलिए अगर आप बैंक के पास सपोज डॉलर है, ठीक है, बट रुपी नहीं है, तो वो दे पाएगा क्या आपको लोन, या आपको अगर विड्रॉ किया आपने तो आपको पे कर पाएगा क्या, नहीं पे कर पाएगा। तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने ये फॉरेक्स स्वैप का एक मेथड निकाला। इसमें वो क्या करता है, डॉलर आपसे ले लेता है बैंक से, मतलब डॉलर ले लेता है और बदले में उसको रुपी दे देता है। तो इस तरह से बैंक के पास रुपी आ जाता है और वो अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाता है। दीज आर द 2 अदर मेथड्स विच आरबीआई रिसेंटली केम विद टू डू द क्रेडिट कंट्रोल इन द फॉर द कमर्शियल बैंक्स, ओके। इसके अलावा हमारे आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, उसको भी हम पढ़ेंगे। मैं एक बार ये कैनवास क्लियर कर लेती हूँ, वो ज़्यादा कुछ बड़े नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आपको बहुत टाइम लगे जो इट्स 1-2 लाइन का है, और बेसिकली आपको उनका जो स्टेटमेंट है ना वही पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड दीजिए, हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए तो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ।
बट अभी एक मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ हर चीज़ का, हर एक उसका कि वो कौन सा चीज़ क्या होता है। जैसे एक फर्स्ट हो गया राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। रीज़न क्या, देखो आरबीआई इस चीज़ का क्रेडिट कंट्रोल रखता है कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, कौन से सेक्टर में कितना पैसा दिया जा रहा है। अब पैसा कैसे दिया जाता है, लोन की फॉर्म में। तो इसीलिए आरबीआई ने फिक्स कर दिया है कि लाइक कुछ स्पेसिफिक सेक्टर जिनको हम प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया है कि इतना परसेंट ऑफ लोन इन्हीं सेक्टर्स में देना कंपल्सरी है, अदरवाइज आप आरबीआई से पैसा नहीं ले सकते। और कुछ बैंक्स है जैसे आपका नाबार्ड वगैरह हो गया, इस तरह के बैंक्स हैं, तो इनको बहुत इनका मेजर पोर्शन डेडिकेटेड कर दिया है टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है। तो आप सिर्फ यहीं पर ही लोन दे सकते हैं, या इतना परसेंट मिनिमम आपको यहाँ देना होगा, और इसके बाद फिर आप नॉर्मल दूसरे इंडिविजुअल्स को लोन दे सकते हो। बट पहला जो आपको लोन देना होगा वो इन सेक्टर्स में देना होगा। लाइक अगर आपका फार्मिंग कोई करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कोई अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करने के लिए कोई लोन लेने आया है, तो आपको पहले उसको ही लोन देना होगा, वो इतना परसेंट फिक्स है। इस तरह से क्या हो रहा है कि आपका जो क्रेडिट है वो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में लोगों के बीच में डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा सिर्फ सारा का सारा लोन जितना भी है सब बिजनेसमैन ही लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिक्स कर दिया है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना देना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिक्स कर दिया, आपको किसी को एमएसएमई अगर सेक्टर में है कोई, आपको वहाँ पर इतना परसेंट लोन देना ही पड़ेगा, ये आपका टारगेट है, आपको ये अचीव करना पड़ेगा, इतना आपको लोन देना ही होगा, ओके ओके। सो दिस इज द राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा मैंने आपको एक दूसरी चीज़ बताई थी, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो कंज्यूमर कौन होता है। अगर एक कोई सपोज कमर्शियल बैंक है, कोई भी एक बैंक है आपका, ठीक है, इसके जो कस्टमर्स हैं या फिर कोई भी इंसान जो इससे लोन लेकर गया, वो एक तरह से कंज्यूमर हो गया इस बैंक का, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट कैसे होता है कि जब भी अगर लोन लिया जा रहा है, कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो लोन ले रहा है, तो उसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ठीक है, लोन रिपे का, ठीक है, लोन रिपे जो करेगा तो उसकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कितना अमाउंट होगा, किस फॉर्म में वो पे करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी एडवांस में ही फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बैंक्स को और आरबीआई को भी एक बेहतर आइडिया लग पाता है कि वो कितना उसको पैसा आने वाला है और उसको वो कैसे आगे रोटेट कर सकता है। तो इस तरह से वो उस चीज़ का क्रेडिट कंट्रोल करता है, ठीक है। सपोज किसी बंदे ने 10 लाख का लोन लिया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया आपको हर मंथ 1 लाख रुपए देना है इसका रीपे, गवर्नमेंट कह रही हूँ सॉरी, उस बैंक ने फिक्स किया कि आपको हर मंथ 1 लाख रुपए रीपे करना है। तो वो बैंक को पता है कि मेरे पास हर मंथ 1 लाख रुपए ये कंज्यूमर मुझको रीपे करेगा, ठीक है। अब सपोज उसको कहीं अगर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी शेयर मार्केट में, या फिर किसी कस्टमर का सपोज कोई कस्टमर ने उसके पास पैसा सबमिट कराया 5 लाख और वो नेक्स्ट मंथ उसका विड्रॉ कराने वाला है, तो वो उसमें से हो सकता है 4 लाख कहीं किसी शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि उसको पता है 1 लाख नेक्स्ट मंथ जब ये वाला कंज्यूमर वापस करेगा तब मैं 5 लाख यहाँ पे आरबीआई को या किसी को जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसको वापस कर पाऊंगा। तो इस तरह से वो अपना एक बेहतर प्लानिंग कर सकता है बैंक, और बैंक अगर बेटर प्लान कर पाएगा तो फिर वो आरबीआई भी बेटर उसको चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा। तो एक ये तरीका आरबीआई का है क्रेडिट कंट्रोल करने का। दीज आर द क्वालिटेटिव थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा वी हैव वन मोर, दैट इज़ द पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मैं आपको बता चुकी थी, पब्लिसिटी में कुछ नहीं है, नॉर्मल सा वही है। इसमें क्या होता है कि आपका आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो जो भी स्कीम्स निकाल रहा है उनको वो नोटिस करता है, अनाउंस करता है, मंथली बुलेटिन जो भी पब्लिश होता है बैंक का वो उसमें वो सबमिट करता है। एक सेकेंड लीजिए, रेगुलेशंस आए होते हैं, कुछ नया स्कीम्स निकाला होता है, तो इन सबको वो पब्लिश करता है अपने मंथली जर्नल्स जो उसके पब्लिश होते हैं, मंथली रिपोर्ट्स जो पब्लिश होती हैं, मंथली रिपोर्ट्स, इन सब में वो पब्लिश करता है, नोटिस निकालता है, बुलेटिन्स पे पब्लिश करता है। तो इस तरह से आपका होता है पब्लिसिटी जो आरबीआई करता है फॉर द बेटर क्रेडिट कंट्रोल, ताकि सबको पता चले, सारे बैंक्स को पता चले कि किस तरह से उनको काम करना है, क्या काम करना है। तो इस तरह से आपका एक हो गया पब्लिसिटी। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपका होता है मोरल
सेशन, ये भी मैंने आपको बताया था। मोरल सेशन में क्या होता है कि आरबीआई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है, बस ऐसे ही नॉर्मली वो बैंक को बोलता है, बताता है कि भाई ये रूल्स हैं, आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलेगा। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है, वहाँ पर बोलेगा इतना परसेंटेज ऑफ लोन आप इन्हीं सेक्टर्स को दीजिए। या अगर अभी सपोज कोविड का टाइम था, इकोनॉमी बिल्कुल बंद थी, चल नहीं रही थी, तो हो सकता है आरबीआई कुछ बैंक्स को सजेस्ट करता कि आप भाई इन सेक्टर्स में ये लोन दीजिए, आप इस तरह से चीज़ों को वर्कआउट कीजिए। लेकिन कोई भी एक्शन नहीं होता है बैंक की तरफ से, एक्शन नहीं होता है आरबीआई की तरफ से, बस नॉर्मल सिर्फ सजेशन देता है, एडवाइस देता है, आपको मोरली चीज़ों को डील करता है। ठीक है, इसके अलावा एक था कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। देखो आपने वो पढ़ा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि ये रूल्स होते हैं एक तरह से, तो वो इसी तरह के डायरेक्टिव्स बनाता है, रूल्स बनाता है। ठीक है, और उन रूल्स के थ्रू कोशिश करता है कि बैंक्स उन रूल्स को फॉलो करें। रूल्स बनाता है जिनको कि बैंक फॉलो करें। ठीक है, और जब उन रूल्स को बैंक फॉलो करेंगे तो अपने आप ही क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? सपोज इसने बताया कि आपको प्राइमरी सेक्टर में आपको जितने भी लोन दोगे उसमें से आपको 10% लोन प्राइमरी सेक्टर में ही देने हैं। दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, अगर ऐसा रूल निकाल दिया है आरबीआई ने, तो अब क्या होगा, 10% पैसा एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाएगा। ठीक है, जब एग्रीकल्चर फील्ड में जाएगा तो लोगों को पैसा मिलेगा और वहाँ की भी इकोनॉमी जो है, आपकी रूरल इकोनॉमी जो होती है, वो आपकी रन करना स्टार्ट करेगी। दिस काइंड ऑफ रूल्स बना के आपके जो है आरबीआई काम कराता है बैंक से और क्रेडिट को अच्छी तरह से कंट्रोल कराता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या हो गया भाई, आरबीआई ने रूल बना दिया, ठीक है, आरबीआई ने मोरल सेशन ले लिया, ठीक है, बट उसके बाद भी क्या हो रहा है, बैंक कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या करता है आरबीआई, डायरेक्टली एक्शन लेता है आरबीआई उसके ऊपर। और उसको कुछ भी एक्शन कैसे लेता है, देखो आरबीआई क्या करता है, हर बैंक को कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में सपोर्ट कर ही रहा होता है, चाहे वो डिस्काउंट दे रहा हो, ठीक है, या फिर वो उसको मनी प्रोवाइड करवा रहा हो किसी तरह से, इस तरह से, लाइक कि आपका लोन परसेंटेज या आपका जो भी ये एसएलआर वगैरह मेंटेन करने के लिए कुछ उसको लोन परसेंटेज जो भी रखना होता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने बाय किया है तो किस परसेंट पे किया, आरबीआई वो मेंटेन करता है चीज़ों को ताकि बैंक को भी लॉस ना हो और उसका भी काम चलता रहे आरबीआई का भी। बट क्या कर सकता है आरबीआई, ये भी जो डिस्काउंट और सपोर्ट जो होता था आरबीआई का हर बैंक को, किसी भी बैंक को, जो भी बैंक आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही मोरल सेशन के बाद आरबीआई की बात सुन रहा है, तो वो इस तरह का जो हेल्प करता था किसी भी बैंक, उस बैंक को आरबीआई उसको बंद कर सकता है। तो इससे क्या होगा, बैंक की इनकम बहुत अफेक्ट होगी, क्योंकि आरबीआई उसको उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम इंटरेस्ट पे नहीं लेगा, तो ये ज़्यादा लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, तो इसकी इनकम कम होगी। और इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट एक्शन की फॉर्म में ले सकता है, जिससे कंज्यूमर पे इफेक्ट नहीं हो, बट हाँ बैंक की जो है इनकम वो कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट होती है। इस तरह के आरबीआई जो है डायरेक्ट एक्शंस लेके अपना जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करवा सकता है। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं ना कि भाई ये मोरल सेशन भी ले लिया, नहीं माना, पब्लिसिटी भी कर दी, रूल्स भी बना दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन नहीं मान रहा कोई बैंक, तो भाई फिर आरबीआई करता है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन में आरबीआई क्या करेगा, अपने जो डिस्काउंट और ये सब करता था वो सब देना बंद कर देगा, तो बैंक अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, जब वो सपोर्ट नहीं करेगा, सपोज अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका रूल है वहाँ पे आपको सुबह 9 बजे पहुँचना है, लेकिन आप 10 बजे पहुँच रहे हो, पहले आपको रूल बना दिया भैया, एचआर ने बता दिया भैया रूल है 9 बजे आना है, नहीं माने, फिर आपको एक मोरल सेशन लिया जाएगा कि भाई ठीक है आप आ जाओ प्लीज़, इस तरह से आपको मेल्स भेजेंगे, फिर वार्निंग मेल भेजेंगे, नहीं मानोगे तो क्या करेंगे भाई, ठीक है आप 9 बजे के बाद आओगे ना तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे उस दिन का, ठीक है, या हाफ डे मार्क कर देंगे उस दिन का। बस जिस दिन ये डायरेक्ट एक्शन हो जाता है ना, उसी दिन अगले दिन सारे एम्प्लॉयज़ 9 बजे पहुँच जाते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है, इस तरह से डायरेक्ट एक्शन ले लेता है बैंक आरबीआई कि भैया ना डिस्काउंट, ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कम लोन, कम इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा, सीधा सीधा अपना काम चलाओ तुम, तो फिर बैंक अपना आप सीधा हो जाता है और आरबीआई के सारे रूल्स फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बैंकिंग गोज। अब मुझे एक सेकंड दीजिए आप, हाँ ऑलमोस्ट 40 मिनट का हमारा सेशन रिकॉर्ड हो गया है और बैंकिंग का मेजर पोर्शन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो गया है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो हम थ्रू द अपना इकोनॉमिक्स का जर्नी में कवर करते रहेंगे, या जहाँ भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसको कंप्लीट कर लेंगे।
बाकी अगर किसी को अब तक कुछ डाउट है या कोई कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहाँ काफ़ी बच्चे होते हैं तो एवरीवन विल हेल्प यू, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो वो कमेंट में बताइए, नहीं तो वो भी बताइए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए गाइस। थैंक you so much for being with me till here and hope you are doing well. Have a good day.